नमस्कार दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के सारांश में आपका स्वागत है। आज वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक समीक्षा 2021-22 को पेश किया। आइए देखते हैं इसका सारांश क्या है। जैसा कि आप प्रेस रिलीज में देख रहे हैं कि 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 8 से 8.5% होने का अनुमान लगाया गया है और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत 2021-24 के दौरान विश्व की प्रमुख तीव्रगामी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 9.2% वास्तविक वृद्धि दर्ज करेगी और कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष 3.6% वृद्धि की तुलना में 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर संभावित है। औद्योगिक क्षेत्र में 2020-21 के दौरान 9% की विकास दर तेजी से बढ़कर 2021-22 में 11.8% होने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष 8.4% से घटकर 2021-22 में 8.2% हो जाएगी और 31 दिसंबर 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 13 महीनों से अधिक के आयात के समतुल्य और देश के विदेशी ऋण से अधिक है। 2021-22 में निवेश में 15% की जोरदार वृद्धि होने का अनुमान। दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ 5.6% महंगाई दर लक्ष्य के अनुसार सहन योग्य दायरे में है। अप्रैल-नवंबर 2021 के लिए राजकोषीय घाटे को बजट अनुमानों के 46.2% तक सीमित किया गया। महामारी के बावजूद पूंजी बाजार में तेज वृद्धि। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान 75 IPO जारी करके 89,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जुटाई गई, जो पिछले दशक के किसी भी वर्ष की तुलना में काफ़ी अधिक है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था स्थायित्व संकेतकों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम। भारत की GDP चौतरफा टीकाकरण, आपूर्ति सुधार और नियमन में आसानी से होने वाले लाभ, निर्यात में तेज बढ़ोतरी और पूंजी खर्च करने में तेजी लाने के लिए वित्तीय मौके की उपलब्धता के मदद से वर्ष 2022-23 में 8 से 8.5% की दर से बढ़ेगी। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश की। इसमें कहा गया है कि आने वाले अगले साल में निजी क्षेत्र में अधिक निवेश होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु मदद के लिए वित्तीय व्यवस्था अच्छी स्थिति में है। वर्ष 2022-23 में इस वृद्धि का अनुमान इस मान्यता पर आधारित है कि अब महामारी संबंधित और आर्थिक बाधाएं नहीं आएगी। मानसून समान रहेगा। दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा वैश्विक तरलता की निकासी बड़े स्तर पर समझदारी के साथ होगी। तेल की कीमतें 70 से $75 प्रति बैरल के बीच रहेगी और इस वर्ष वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बाधाओं में तेजी से कमी आएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र आप यहाँ पर देख सकते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार जो बढ़कर जो अनुमानित है 2021-22 के लिए, जो 633.6 बिलियन डॉलर है और कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी मूलभूत कीमतों में सकल मूल्य वृद्धि दर, GDP वृद्धि दर यहाँ पर देख सकते हैं आप। राजकोषीय घाटा जो उसको कम होने का अनुमान है। मुद्रास्फीति भी कम होने का अनुमान है। औद्योगिक वृद्धि दर जो है 11.8% का अनुमान है और सेवाओं में 8.2% का अनुमान है।
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि उपरोक्त अनुमान की तुलना विश्व बैंक और एशियाई बैंक विकास बैंक की वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि में क्रमशः 8.7% और 7.5% के हालिया अनुमान से की जा सकती है। 25 जनवरी 2022 को जारी IMF ने हालिया विश्व आर्थिक आउटलुक WEO वृद्धि अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी के 9% की दर से और 2023-24 में 7.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यह भारत को इन तीनों वर्ष में पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करता है। अर्थव्यवस्था की स्थिति वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमानतः 9.2% की वृद्धि। 2022-23 में वृद्धि करने वाले कारक वैक्सीन का बड़े पैमाने पर विस्तार, आपूर्ति पक्ष सुधारों में बढ़ोतरी, नियमों में ढील, निर्यात में मजबूती, पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि। अर्थव्यवस्था की स्थिति महामारी पूर्व की स्तर पर अर्थव्यवस्था की बहाली। भारत का विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का अनुमान। 2022-23 में जीडीपी 8 से 8.5% वृद्धि का अनुमान। विश्व बैंक द्वारा भारत के जीडीपी में वृद्धि का अनुमान 8.7%। एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत की जीडीपी में वृद्धि का भी अनुमान 7.5% और विश्व आर्थिक दृष्टिकोण द्वारा भारत के जीडीपी में वृद्धि का अनुमान 9%। पहले पूर्वानुमान का हवाला देते हुए समीक्षा में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में सही मायने में 9.2% की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, जो 2020-21 में 7.3% थी। इससे पता चलता है कि समग्र आर्थिक गतिविधि महामारी के पूर्व स्तर की स्थिति को पार कर गई है। लगभग सभी संकेतक बताते हैं कि पहली तिमाही में दूसरी लहर के आर्थिक प्रभाव वर्ष 2020-21 में संपूर्ण लॉकडाउन चरण के दौरान के प्रभाव में काफ़ी कम है। हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र पर काफ़ी अधिक प्रभाव दिखा था। समीक्षा में कहा गया है कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर महामारी का बहुत कम असर पड़ा है और इस क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में 3.9% की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष इसमें 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। खरीफ तथा रबी फसलों के बुआई क्षेत्र और गेहूं तथा धान के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होती रही है। मौजूदा वर्ष में खरीफ मौसम में खाद्य उत्पादन में रिकॉर्ड 150.5 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। केंद्रीय पूल के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ वर्ष 2021-22 में खाद्यान्नों की खरीद अपनी बढ़ोतरी का रुझान लगातार बनाए हुए है। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि क्षेत्र के इस बेहतरीन प्रदर्शन में सरकार की नीतियां काफ़ी मददगार रही है, जिससे किसानों को महामारी संबंधी बाधाओं के बावजूद समय पर बीजों और उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित हुई। कृषि क्षेत्र को अच्छी मानसून बारिश से भी मदद मिली है, जो जल संचय स्थलों के 10 साल की औसत से अधिक स्तर के रूप में दिखता है। खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बढ़ोतरी अनुमानित है 2020-21 चौथा संशोधन नियम। सर्वेक्षण के अनुसार उद्योग क्षेत्र में एक तीव्र बदलाव आया है और 2020-21 के 7% के संकुचन से इस वित्त वर्ष में 11.8% के विस्तार में आ गया है। विनिर्माण, निर्माण एवं खनन उप क्षेत्रों में भी समान बदलाव आया। हालांकि उपयोगिता वर्ग में ज़्यादा विचलन महसूस किया गया, क्योंकि आधारभूत सेवाओं जैसे बिजली, जल आपूर्ति राष्ट्रीय लॉकडाउन के समय भी बरकरार रही। जीबीए में उद्योगों की वर्तमान भागीदारी अनुमानित 28.2% रही। सर्वेक्षण में कहा गया है कि सेवा क्षेत्र महामारी से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं, खास तौर से वह क्षेत्र जिनमें
मानवीय संपर्क की जरूरत है। अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में इस क्षेत्र की प्रगति 8.2% पर रहेगी, जबकि पिछले साल इसमें 8.4% का संकुचन आया था। यह ध्यान देने योग्य है कि विभिन्न उप क्षेत्रों में क्षमता प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। वित्त, रियल एस्टेट तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्र इस समय कोविड पूर्व स्तर से काफ़ी उच्च स्तर पर आ गए हैं, लेकिन यात्रा, व्यापार और होटल जैसे क्षेत्र अब भी पूरी तरह से इससे उबर नहीं सके हैं। जहां सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं के निर्यात में उछाल दर्ज हुआ, वहीं पर्यटन के क्षेत्र में तीव्र गिरावट आई है। सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में कुल उपभोग अनुमानतः 7% की दर से बढ़ा है। इसमें सरकारी उपभोग का पिछले वर्ष के ही तरह सबसे बड़ा योगदान है। अनुमान है कि सरकार उपभोग 7.6% की दर से मजबूती से बढ़ेगा और वह महामारी पूर्व के स्तर को पार कर जाएगा। निजी उपभोग में भी अनुमानतः महत्वपूर्ण सुधार आएंगे और वह भी महामारी पूर्व के स्तर की तुलना में 97% बढ़ेगा। इसके साथ ही यह टीकाकरण की तीव्र कवरेज और आर्थिक गतिविधियों के तेजी से समान होने के कारण और भी तेजी से बढ़ेगा। सर्वेक्षण के अनुसार सकल स्थायी पूंजी निर्माण के पैमाने पर निवेश में 2021-22 में 15% की मजबूत प्रगति होगी और यह महामारी पूर्व स्तर से पूरी तरह उबर जाएगा। कैपेक्स और अवसंरचना व्यय के जरिए सरकार की प्रगति की रफ्तार को तेज करने की नीति के चलते अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में तेजी आई है और इससे 2021-22 में जीडीपी में निवेश का अनुमान बढ़कर 29.6% हो गया है, जो कि पिछले 7 साल में सर्वोच्च है। हालांकि निजी निवेश रिकवरी अभी भी काफ़ी निचले स्तर पर है, फिर भी कई ऐसे संकेतक हैं जो बताते हैं कि भारत अब अधिक मजबूत निवेश की ओर अग्रसर है। एक स्थिति और स्वच्छ बैंकिंग क्षेत्र निजी निवेश को पर्याप्त सहयोग देने के लिए तैयार है। निर्यात और आयात क्षेत्र मोर्चे पर सर्वेक्षण कहता है कि भारत का माल एवं सेवा निर्यात 2021-22 में काफ़ी हद तक बहुत मजबूत हो रहा है। 2021-22 के 8 महीनों में उत्पाद निर्यात महामारी से संबंध बहुत सी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बावजूद 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा रहा है। कुल सेवा निर्यात से में भी तीव्र उछाल आया है और यह उछाल व्यावसायिक और प्रबंधन सलाहकार सेवाओं, ऑडियो विजुअल और संबंध सेवाओं, माल ढुलाई सेवाओं, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के माध्यम से आया है। मांग के नज़रिए से भारत में के कुल निर्यात में 2021-22 में 16.5% की वृद्धि का अनुमान है और यह महामारी पूर्व के स्तर को पार कर लेगा। आयात में भी घरेलू मांग बढ़ने और आयातित कच्चे तेल तथा धातुओं की कीमतों में वृद्धि के चलते काफ़ी मजबूती आई है। आयात के 2021-22 में 29.4% की वृद्धि हासिल करने का अनुमान है और यह भी महामारी पूर्व के स्तर को पार कर लेगा। परिणाम स्वरूप भारत का निर्यात 2021-22 के तहत पहले 6 महीनों में नकारात्मक रहा है, जबकि 2020-21 की इस अवधि में यह अतिरिक्त रहा था, लेकिन अनुमान है कि चालू खाता घाटा संभालने योग्य स्थिति में रहेगा। इसके अलावा समीक्षा यह दर्शाती है कि वैश्विक महामारी से उत्पन्न सभी अवरोधों के बावजूद भारत का भुगतान संतुलन पिछले 2 वर्षों के दौरान अधिशेष में बना रहा। इससे भारतीय रिजर्व बैंक को अपना विदेशी मुद्रा भंडार संचित रखने में मदद मिली। यह भंडार 31 दिसंबर 2021 को 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह आयात के 13.2 महीनों के समतुल और देश के बाह्य ऋण से अधिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलियन डॉलर में मार्च 2021-22 तक ये अनुमानित है। समीक्षा में बताया है कि मुद्रास्फीति उन्नत और बढ़ती हुई दोनों अर्थव्यवस्था में ही दोबारा एक वैश्विक मुद्दे के रूप में उभरी है। ऊर्जा मूल्यों, गैर खाद्य वस्तुओं, अन्य वस्तु मूल्यों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के अवरोध और माल भाड़ा लागत में बढ़ोतरी होने से वैश्विक मुद्रास्फीति में वर्ष के दौरान वृद्धि हुई। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति वर्ष 2021-22 अप्रैल से दिसंबर महीने में 5.2% पर कम रही, जबकि यह 2020-21 की इस अवधि में 6.6% थी। यह दिसंबर 2021 में
5.6 वर्ष थी, जो लक्ष्य के अनुसार सहन योग्य ही है। वर्ष 2021-22 में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट खाद्य मुद्रास्फीति कम होने के कारण हुई है। थोक मुद्रास्फीति हालांकि 2 अंकों में चल रही है। 2021-22 के दौरान राज्यों को केंद्र द्वारा सहायता, राज्यों को ऋण सीमा में वृद्धि, जीएसटी में की कमी की भरपाई के लिए राज्यों को ऋण, पूंजी व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना। राजकोषीय घाटा जीडीपी का प्रतिशत आप देख रहे हैं सकते हैं यहाँ पर 6.8 होने का, मतलब पिछले साल से कम होने का अनुमान है। अतः समीक्षा में इस बात का प्रबल आशा व्यक्त की है कि व्यापक आर्थिक स्थायित्व संकेतक इंगित कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तत्पर है, और इसका एक कारण यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी विशिष्ट प्रतिक्रिया रणनीति के तहत अच्छी स्थिति में है। धन्यवाद।